बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत बड़ी ख़बर है। ख़बर यह है कि 2 ब्रिगेडियर्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अपनी तहवील में ले लिया है। क्यों तहवील में लिया है, क्या वजह है और कौन सा बड़ा स्कैंडल है जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। और इसके साथ साथ 3 दिन तक GHQ में जो बड़ी बैठक चलती रही है, इस बैठक में कौन से अमूर पर ज़्यादातर बात की गई। वैसे तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, लेकिन इस बैठक में ये जो फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, ये 3 रोज़ा जो बैठक थी, इसमें वो कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इनसाइड स्टोरी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा जमहूरियत का तज़किरा करें आपके साथ कि देखें, पाकिस्तान में हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदालतें बड़ी मुतहरिक दिखाई देती हैं। कभी सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ 2 ओहदे रखने का मामला अदालतों में आता है और हम देखते हैं कि अदालत जो है वो सदर को हुक्म जारी फरमाती हैं और उस हुक्म पे अमल दरामद भी किया जाता है। और इसी तरह वज़ीर आज़म को अदालतों ने घर भी भेजा और वो गए। अभी माजी करीब में आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और उनको नाअहल करार दे दिया। उनका जुर्म क्या था कि जी उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उनका जुर्म ये था। पहले एक बाकायदा तौर पे एक साजिश के तहत पनामा का हंगामा बर्पा किया। खैर, उससे पहले मुंतखब हुकूमत को डिट्रैक्ट करने के लिए बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च किए गए, धरने दिए गए और लंदन में प्लानिंग की गई कि किस तरह एक मुंतखब हुकूमत का धड़न तख्ता करना है, कितने लोग जो है वो निकलेंगे, क्या कुछ होगा और कैसे वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लिया जाएगा, निगरान हुकूमत बनेगी, फ़लाँ शख्सियत जो है वो वज़ीर आज़म होगी, फिर इलेक्शन होगा। ये पूरा प्लान था। खैर, वो प्लान कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने मंसूबा बनाया था उन्होंने तो पूरा ज़ोर लगा लिया, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ डट गए। लेकिन बिलाखिर उन्होंने बाद अज़ां पनामा का हंगामा बर्पा किया, फिर उसमें से भी कुछ ना निकला तो अकामा की बुनियाद, अकामा से भी तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, फिर बेटे से तनख्वाह लेने का मामला और जी नाअहल कर दिया मियाँ नवाज शरीफ को। चूँकि उन फैसला था ना कि मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालना है, सियासत से आउट करना है। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको भी तौहीन अदालत के मामले पे नाअहल करार दे दिया गया। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की हुकूमत जो है, जैसे स्विट्ज़रलैंड को ख़त नहीं लिखा था। खैर, उनके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ख़त लिख दिया था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सदर साहब को इस्तिस्ना है तो लिहाजा वो अपने सदर मुमलिकत के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिखेंगे, लेकिन उनको घर भेज दिया गया। आज भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है ये चल रही है। और वजह क्या है? वजह यह है कि वज़ीर आज़म, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक जलसे से, ये अभी जो उनकी जनरल कौंसिल की मीटिंग हुई जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के एक बार फिर सदर मुंतखब हुए, उसमें ख़िताब करते हुए उन्होंने अमूमी बात की और उन्होंने कहा कि जी आज भी अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इमरान खान के केसेस का रेफरेंस दिया कि उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। उस बुनियाद पे वैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात हुई, लेकिन कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन एक ख़ातून की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले पे अटार्नी जनरल ऑफिस को नोटिस जारी किया है। उन्हें कहा कि जी आप अपना मौक़िफ़ भी दें और इसके साथ साथ दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा है कि आप आइंदा समात पे जो है दरख्वास्त के काबिल समात होने पे दलाइल दें। हालांकि डिप्टी अटार्नी जनरल जो पेश हुए अदालत के सामने, जस्टिस मोहम्मद वहीद ख़ान जो हैं, उन्होंने इस पर समात की। तो डिप्टी अटार्नी जनरल साहब ने वहाँ पे जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा जी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया और सुप्रीम कोर्ट में वजाहत कर दी गई है। अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने मौजूदा जो जजेज़ हैं इनके हवाले से ये बात नहीं की। तो फाजल जज साहब ने कहा कि वो जो हुक्मनामा है सुप्रीम कोर्ट का वो लाएँ। तो अभी तो आर्डर ऑफ द डे जारी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास हुक्मनामा नहीं है। तो खैर जज साहब ने कहा कि फिर इस पर जो है वो देखते हैं, नोटिस तो जारी करें ना।
अब अजीब है कि अगर एक जमात वो नाम लेके वो चीफ़ जस्टिस को टाउट कहे, वो एक चीफ़ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाए कि जनाब वो जो है वो अपना मैंडेट चोरों के साथ है, और संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाएं, जजिस पे दबाव डाला जाए, जजिस को धमकियां दे, उस जमात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं है, कभी कोई रिमार्क्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो जज साहिबान वज़ीर आज़म को तलब करने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे ऑब्जर्वेशन देते हैं, रिमार्क्स देते हैं कि मैं बुलाऊंगा, मैं कबीना को बुलाऊंगा, मैं यहाँ बिठा के आपसे फ़ैसले करवाऊंगा। इवन के अपना आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है ये जो अपना यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उनको, कि जिनको तलब नहीं किया जाएगा। लेकिन जज साहब ने सेक्टर कमांडर्स को तलबी के नोटिस भेज दिए, वो पेश नहीं हुए, ये अलग मैटर, लेकिन नोटिस तो जारी कर दिए ना। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में एक ही जमात के लिए जो है वो अपना नरम गोशा पाया जाता है, और स्पेशली हमारी अदलिया में ये नरम गोशा आज भी हमें जो है वो नज़र आता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केसेस देख लें, जब भी एक मखसूस जमात के केसेस आते हैं तो हमारे चंद जजेस जो हैं उनके रिमार्क्स, उनका रवैया वो सबके सामने है। हाई कोर्ट्स में भी यही सूरत हाल है। इवन के बाकायदा तौर पे हमें अगर आप लोअर कोर्ट तक चले जाएं तो आपको ये सूरत हाल नज़र आती है, और इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, ये भी सच है। लेकिन जो पहली बार हुआ है ना, वो 3 दिन तक जो कॉन्फ्रेंस हुई GHQ में, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसमें जो कुछ हुआ वो पहली बार है। यानी कि वैसे तो डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ पे अपनी कमान के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का आर्गू भी नहीं किया जाता, कोई सवाल भी नहीं उठाया जाता। लेकिन फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें तमाम इश्यूज़ पे जो एजेंडे का हिस्सा होती हैं उन पे बात की जाती है। और वैसे भी चूँकि इलामिया आ चुका, उसमें ये बताया जा चुका कि इन इश्यूज़ पे बात की गई और उस पर जो फ़ैसले हुए वो भी सामने आ गए। लेकिन वहाँ पे जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं उनकी मेजॉरिटी ने बाकायदा तौर पे 9 मई इसके हवाले से अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और 9 मई के बाद एक मखसूस जमात को जिस किस्म की सहूलतकारी मिल रही है, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया। और इसके साथ साथ अभी जो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ सकूते ढाका की बुनियाद बना के जिस किस्म की जो है वो एक घनौनी किस्म की साजिश की गई, और अदारे को कमज़ोर करने की साजिश की गई, और अवाम को अदारे के ख़िलाफ़ भड़काने की साजिश की गई, इस पर भी फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं वो काफ़ी गुस्से का इजहार किया गया। और जिस किस्म की वहाँ पे राय दी गई, उसका जो आप ख़ुलासा अगर मैं आपके सामने रखूं तो सर ख़ुलासा ये है कि आखिर एक ही जमात को अदारों की तरफ से, मैं नाम नहीं ले रहा, ये बार बार सहूलत क्यों मिल रही है। 9 मई जब पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक बगावत की साजिश है, और इस साजिश की बुनियाद पर अदारे के अंदर कार्रवाई की गई, अहम ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात जो हैं वो आज वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो दूसरी तरफ हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी। यानी कि जिन लोगों ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस, GHQ और यादगार शोहदा और दीगर मकामात पूरे मुल्क में बाकायदा प्लान करके मनसूबा बंदी के तहत आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए, उन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले क्यों नहीं किए जा रहे। ये बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वहाँ पे सामने आए। ज़राए के मुताबिक वहाँ पे फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी अफसरान जो हैं उन्होंने अपने कंसर्न शो किए। उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, ब्लेम दिया जाता है कि जी हमने इलेक्शन में धांधली की या करवाई, हमारा तो इलेक्शन से बराह रास्त ताल्लुक़ ही नहीं था, और किसी भी सियासी जमात के मुतल्लिक किसी अदालत ने कोई फ़ैसला दिया तो उसका ब्लेम भी अदारे पर और बाकायदा तौर पे यूनिफॉर्म फोर्सेस पे ऐड किया जाता है, और ये पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या वहाँ पे ये बात हुई कि इलेक्शन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से देखा जाए, किसी भी जमात ने अगर अपने
पार्टी के इलेक्शन करवाने हैं तो उनका एक तरीकाकार उन्होंने करवाने हैं, क्या वो फ़ौज ने उसमें जाके मुदाखलत करनी है? लेकिन ब्लेम फ़ौज को दिया जाता है। इसी तरह अदालतों ने फैसले जो है वो मरवजा जो कवानीन है उनके मुताबिक करने हैं ना। अगर किसी सियासी जमात ने इलेक्शन नहीं करवाई इंट्रा पार्टी, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होनी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत होनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके तहत कार्रवाई होनी है। तो ये एक कानून मौजूद है, उसके तहत कार्रवाई होनी है। फैसला अदालत करती है और इल्ज़ाम जो है वो अदारे पे धर दिया जाता है और बाकायदा तौर पे अदारे के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये साजिश की जाती है। और ये कंसर्न जब शो किए तो ये पहली बार था कि देखा गया कि बाकायदा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और कोर कमांडर में भी कि वहाँ पे माजी में जिस किस्म की सोच पाई जाती थी या जिस किस्म की इजहार राय आता था, इस बार वो नहीं था। और उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह वो मुतनाज़ा ट्वीट्स हैं कि जिन्होंने फार्मेशन कमांडर्स जो हैं उनका ज़रा वो आप कह सकते हैं कि गुस्से को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे वो बराह रास्त अदारे पर अटैक तस्वर करते हैं। और अदारे में माजी में जो आवाज़ें उठती थी, स्पेशली जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, जब फैज़ हमीद साहब DGISI थे, या फिर उससे पहले के मामला आप देखें कि जब जनाब कभी अपना वो पाशा साहब हुआ करते थे या ज़हीरुल इस्लाम साहब हुआ करते थे, उस वक़्त भी मीटिंग्स होती थी ना, तो उनमें जिस किस्म के ख़यालात का इजहार किया जाता था, जिस तरह से एक शख्सियत को एक मसीहा के तौर पे पेश किया जाता था, इन इजलासों में वैसी सूरत हाल नहीं थी, इंटायरली डिफरेंट सूरत हाल थी। और ज़राए के मुताबिक तो ये बात भी की गई कि उनकी क्या हैसियत थी, वो जब सियासत के मैदान में आए और फिर उसके बाद कई साल तक क्या उनकी हैसियत थी। लेकिन 2010-11 में चंद ताकतवर लोगों ने जो कुछ किया, उसके बाद क्या मामला पैदा हुए, फिर जो कुछ हुआ वो चीज़ें वहाँ पे की जाती थी कि देखें जी, वो पंजाबी जी कहते हैं ना कि सानू ही पै गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसमें हुई हैं। अब इन बातों से आप जो नतीजा अखज़ कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि मैं इस पर अपना किसी किस्म का जो नतीजा है वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर जो है वो कर दी है। और इसके साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि हालात बहुत तेज़ी से चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि ताकतवरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। ये स्मेल किया जा सकता है कि अगर फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये बातें हो रही हैं कि 2010-11 में क्या हुआ, उसके बाद देखें जी फ़लाँ बंदे ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया, हमने इनके लिए क्या किया और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और हम पे ब्लेम और ये सारी चीज़ें, और हम सियासत में नहीं हैं लेकिन हमें फिर भी जो है वो बाकायदा तौर पे इसमें जो है वो अपना वो क्या कहते हैं अपना लपेटने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी बातें जो हैं ये लग ये रहा है कि शायद ये फ़ैसला किया जा चुका है कि जो पहले कभी नहीं हुआ अब हो जाए। जिन्होंने भी ताकत के नशे में अपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, उन पे कानून जो है वो अपना ज़रा हाथ डाले। और अगर कानून हाथ डालता है तो फिर एक लंबी लाइन है, और इस लंबी लाइन में ऐसे ऐसे शुरफा हैं कि जिनके नाम भी लेना जो है वो इस वक्त तक मुश्किल है। लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी, जहाँ तक ये मामला पहुँच चुके, उसमें लग ये रहा है कि देखें हाफ़िज़ डॉक्ट्राइन जो है उसका कमाल है। जब से हाफ़िज़ साहब आए हैं वो उन पे किसी किस्म की भी वो ब्लेम गेम की जाता है ना, अपना इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, वो उस पर किसी किस्म का रिएक्ट नहीं करते, वो अपना काम कर रहे हैं। बल्कि हाफ़िज़ साहब को परेशान करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करने के लिए बाजवा साहब ने तो जाने से 1 महीना पहले अज़ाफ़ी प्रमोशंस दे दिए थे, लेकिन उन्होंने ज़बत का मुज़ाहरा किया। अब वो अगले कोई 1.5-2 महीने में वो भी सारा मसले मसाइल हल होने जा रहे हैं। यानी कि हाफ़िज़ साहब जो हैं वो पहले से ज़्यादा वो बाइख्तियार और मज़बूत आपको नज़र आएंगे। और इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस वो बड़ी एक्टिव हुई है, और ब्रिगेडियर्स
इस वक्त उनके पास हैं। ये 2 ब्रिगेडियर्स जो हैं इनका मामला गया है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये दोनों बड़ी अहम और ताकतवर शख्सियत हैं। एक का नाम है जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर भट्ट साहब, ये बहरिया टाउन के वो जो कहते हैं ना अपना लैंड सिक्योरिटी चीफ है, इंचार्ज हैं। और दूसरे हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल शाह साहब, ये भी बहरिया टाउन का हिस्सा है, उनकी मैनेजमेंट का हिस्सा है। और ये जो लैंड रिकॉर्ड है ये उसको देखते हैं। तो इसी तरह एक और से शख्स थे, उनको भी जो बुनियादी तौर पे 2-3 दिन कबल जो है त्यारे से ऑफलोड किया गया था। FIA इमिग्रेशन ने उस वक़्त कार्रवाई की कि जब ये लोग जो हैं ये त्यारे में बैठ चुके थे और बताया ये जा रहा था कि ये उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं। वैसे उम्रा तो मेरा ख्याल आजकल नहीं ना हो रहा, अब तो हज की वो तैयारियाँ शरियाँ चल रही हैं ना, उम्रा तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क से रफू चक्कर होने की तैयारी में थे। एक और शख्सियत को ऑफलोड किया गया था, वो भी बहरिया टाउन के चीफ सर्वेयर हैं, उनका नाम है मंजूर हुसैन मुगल साहब। अब मंजूर हुसैन मुगल साहब जो हैं वो तो FIA के पास है या किसके पास है ये नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो हैं ये दोनों साहिबान ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास हैं, और ज़राए के मुताबिक इनसे पूछगिछ की जा रही है। मामला इस तरह से है कि ये जो अभी बहरिया टाउन के ऑफिस में छापे वापे पड़े थे ना, जिसमें मलिक रियाज बड़ा चीखा चलाया था, मलिक रियाज ने प्रेशर डालने की कोशिश की, तो सर मैं आपको बता दूं, वैसे ये खुशखबरी है। मैं समझता हूं कि जो बंदा पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करे ना, या जो ये समझे कि जनाब अली वो पाकिस्तान से ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो वो पंजाबी कहते तुन के रखो इन्होंने, तो इनको अगर रगड़ा दिया जाए तो मुझे खुशी होती है। मलिक रियाज साहब जो बदमाशी करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं चलेगी, और इन लोगों को गिरफ़्तार करके पैगाम दिया गया है कि जे अपना माफ़ी नहीं, तो थानू भी कोई माफ़ी नहीं। और सर यहाँ पे ज़राए का ये कहना है कि अरबों रुपए सिर्फ टैक्स की मद में घपले का मामला है, सिर्फ टैक्स की मद में। ज़मीनों पे कब्ज़े, लोगों की फ़ाइलों वाले मामलात और दीगर पे जाएं तो फिर अंदाज़ा लगाएं कितना पैसा है, क्या कुछ किया गया है, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी। और ये फ़ैसला कर लिया गया है। और इनका जो केस गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास गया, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इस मामले पे सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी किए हैं। उनसे ज़रा पूछा कि जी आपने इनको कैसे रोका है, क्यों रोका है, किस वजह से रोका है। चूँकि किसी का नाम स्टॉप वॉच लिस्ट में होता है, किसी का ECL में होता है, किसी का किसी और में होता है, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन इस केस पे मज़ीद समाअत जो है वो अगले हफ्ते होने जा रही है। लेकिन ये ख़बर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आ रही, क्योंकि फ़ौजियों का मामला है ना, भले रिटायर्ड भी हों तो सर उनके नाम के साथ फ़ौजी लगा रहता है। और ये याद रखिए कि अगर कोई रिटायर्ड फ़ौजी भी किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व पाए कि जिस पे अदारे की बदनामी हो, तो उनको बहाल कर लिया जाता है, उनका जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाता है, क्योंकि फिर अदारा माफ़ी नहीं देता। माजी में किया गया ना कुछ लोगों को, तो देखें अब इनके साथ क्या होता है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।